हेलो एवरीवन, आई एम योर एजुकेटर अमित। आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लास 10 सीबीएसई के बच्चों के लिए ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, मैं आपको इस वीडियो लेक्चर में आपको बताने वाला हूँ कि जो एसएसटी है, सोशल स्टडीज का जो प्रिपरेशन है, वो प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। अभी आपके एग्जाम के लिए बस 40 टू 42 डेज बचे हैं। ये डेज में, ये दिनों में आपको कैसे आपकी स्ट्रैटेजी रखना है, सोशल स्टडीज का जो सिलेबस है उसको कैसे कवर करना है, कम टाइम में आपको आउटपुट कैसे ज्यादा देना है, आपका जो रिवीजन है वो इफेक्टिवली कैसे होना चाहिए, और आपका पेपर प्रेजेंटेशन, जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है वो प्रेजेंटेशन कैसे करना है, मैं आपको ये आज के लेक्चर में बताने वाला हूं। ठीक है, आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कितना सिलेबस कवर किया है, आपकी कितनी पढ़ाई हो चुकी है। ठीक है, आज जो स्ट्रैटेजी मैं बताने वाला हूं, ये स्ट्रैटेजी आपने अगर फॉलो कर दी तो आपको एग्जाम में, सोशल स्टडीज के एग्जाम में आपको 90+ मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, अभी जो स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बताता हूं। अभी पहले स्ट्रैटेजी में आपको क्या करना है, जो सब्जेक्ट्स है, ये सब्जेक्ट्स को पहले डिवाइड करना है। अभी मैंने जैसे सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया, पहले तो है डिफिकल्ट चैप्टर्स, दूसरे इजी चैप्टर्स। अभी जो डिफिकल्ट चैप्टर्स है वो मैंने लाइन बाय लाइन लिख दिए। ठीक है, जो इजी चैप्टर्स है ये भी लाइन बाय लाइन लिख दिए। अभी आपके ऊपर है कि आपको पहले डिफिकल्ट चैप्टर सॉल्व करना है कि पहले इजी चैप्टर सॉल्व करना है। ठीक है, आप एक तो पूरे डिफिकल्ट एक साथ खत्म कर सकते हो, फिर इजी पे जा सकते हो, या इजी पहले करके फिर डिफिकल्ट पे जा सकते हो, नहीं तो आप दोनों का कॉम्बिनेशन भी बना सकते हो। ठीक है, कॉम्बो भी बना सकते हो, जिसमें आप एक हार्ड चैप्टर ले, दो इजी चैप्टर ले। ठीक है, इसके हिसाब से आपको क्या करना है, आपका जो पूरा सिलेबस है उसको छोटे छोटे यूनिट्स में, छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना है। ठीक है, अभी टुकड़ों में बांटने के बाद ही आप पूरा एप्पल खा पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब आप पूरा सिलेबस कवर कर पाएंगे। अभी आप जो है ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जो डिफिकल्ट चैप्टर, जो इजी चैप्टर है, ये लिस्ट मैंने आपके लिए बनाई है। ये लिस्ट से क्या हो जाएगा, आपको जो प्रिपरेशन है वो और इजी हो जाएगा। ठीक है, अभी जो सब्जेक्ट्स है ये इजी और डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हमने डिवाइड कर लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे कि कौन से बुक्स आपको पूरे प्रिपरेशन में फॉलो करने हैं। ठीक है, आपका जो पूरा प्रिपरेशन रहेगा, आपका अभी आज अगर 8 जनवरी है, मैं वीडियो जो बना रहा हूं ये 8 जनवरी को बना रहा हूं, तो आज से भी अगर आपने स्टार्ट कर लिया तो आपको कैसे आगे के जो 40 डेज है, 42 डेज है, उसको उसमें पढ़ाई कैसे करना है, कौन सी बुक्स को फॉलो करना है। पहला तो आपके पास अगर ओसवाल पब्लिकेशन या क्वेश्चन आंसर्स का कोई भी बुकलेट है, बस ओसवाल पब्लिकेशन नहीं, कोई भी क्वेश्चन आंसर का जो बुकलेट होता है मार्केट में जो मिलता है, आपको वो फॉलो करना है। ठीक है, फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और सैंपल जो पेपर्स होते हैं, ये सैंपल पेपर्स, ये तीनों चीजों को आपको क्या करना है, ये तीनों चीजों को रिवाइज करना है। एक बार, कम से कम तो एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, तो ये बुक लिस्ट हो गई। बुक लिस्ट के बाद हम लोग अभी देखते हैं कि आपका जो प्रिपरेशन है, 40 टू 45 डेज का जो प्रिपरेशन है, 40 टू 42 डेज का जो प्रिपरेशन है, अभी इतने ही दिन बचे आपके एग्जाम के लिए। 17 फरवरी को आपका संस्कृत का पहला पेपर होने वाला है। ठीक है, अभी ये 40 टू 42 डेज में आपको पहले क्या करना है, हर एक चैप्टर का, ठीक है, हम यहाँ पे बस एसएसटी की बात कर रहे हैं, सोशल स्टडीज का स्ट्रैटेजी मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको। ठीक है, अभी ये सोशल स्टडी की स्ट्रैटेजी में आपको काम कैसे करना है। ठीक है, पहला आपको क्या करना है, वन शॉट वीडियो लेक्चर्स देखना। ठीक है, अभी वन शॉट वीडियो लेक्चर जो है आप किसी के भी देख सकते हो, मेरे देख सकते हो, या जो भी टीचर्स के साथ आपका जो रिदम बना है वो टीचर का वीडियो वन शॉट लेक्चर ही देखना है। अभी ये टाइम पे आप टेक्स्ट बुक रीड ना करें, क्योंकि जो अभी अगर टेक्स्ट बुक रीड करना आपने चालू कर दिया तो बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा और उसमें आउटपुट भी कुछ ज्यादा नहीं निकलेगा। ठीक है, अभी ये जो वीडियो लेक्चर्स है, ये वीडियो लेक्चर्स खत्म होने के बाद, ठीक है, बस वीडियो लेक्चर देखना है, एनसीईआरटी बुक्स नहीं पढ़ना है। वीडियो लेक्चर खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, पीवाईक्यूज देखना है। पीवाईक्यूज का जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए, पीवाईक्यूज में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए उसका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको करना है। फॉर एग्जांपल, आपने अगर एक चैप्टर खत्म किया, जैसे कि नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, अभी ये नेशनलिज्म इन यूरोप का आपको पहले क्या करना है, वीडियो देखना है। वीडियो होने के बाद जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, नेशनलिज्म इन यूरोप पे आए हुए जितने भी क्वेश्चंस है, उसके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। मतलब आपको एक पहले आंसर लेना है, आपको एक क्वेश्चन लेना है, वो क्वेश्चन अगर आपको लिखते आ रहा है तो वेल एंड गुड, दूसरे क्वेश्चन पे जाने का। अगर पहला क्वेश्चन है आपको ठीक से लिखते नहीं आ रहा है, उसमें बहुत सारे मिस्टेक्स हो रहे हैं, तो वापस आपको क्या करना है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के जो आंसर्स है उसको देखना है, उसको एक बार रिवाइज करना है, वापस एक बार आपको ट्राई करना है। ठीक है, तो ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आपको क्या करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। फिर उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो गए, तो आपको क्या करना है, सैंपल पेपर्स में भी एक गो थ्रू करना है कि सैंपल पेपर्स में कोई दूसरा क्वेश्चन है कि नहीं, वो क्वेश्चन कैसे, वो क्वेश्चन में क्या क्या आंसर लिखा है, उसकी की पॉइंट्स क्या है, वो आपको देखना है। ठीक है, तो पहले पीवाईक्यू हो गया, सैंपल पेपर हो गया। अभी ये जो सैंपल पेपर, इसमें जो भी अपन क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जो भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे हो रही है, ये सारे आंसर्स के आपको क्या करना है, कीवर्ड्स निकालने हैं। ठीक है, अभी कीवर्ड्स क्या होते हैं मैं बताता हूँ आपको, कीवर्ड्स कैसे निकालने होते हैं। हर एक जो क्वेश्चन होता है, ठीक है, क्वेश्चन का जो आंसर होता है, अब ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, ये क्वेश्चन के आंसर में आपको कीवर्ड कैसे ढूंढना है। अभी क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स्टेट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन द लोकल गवर्नमेंट बिफोर एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1992। ठीक है, अभी दो डिफरेंसेस यहाँ पे पूछे, जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया था 92, मतलब जो लोकल गवर्नेंस का जो अमेंडमेंट आया था, उसमें क्या क्या डिफरेंस है, पहले क्या डिफरेंस था और अभी क्या डिफरेंस है। ठीक है, अभी यहाँ पे बिफोर में पहला, यहाँ पे जो क्वेश्चन है, यहाँ पे इलेक्शन टू द लोकल बॉडीज वेर नॉट रेगुलरली हेड। अभी ये क्या हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, नॉट रेगुलरली हेड। ठीक है, ये पहला क्या हो गया, की पॉइंट हो गया, नॉट रेगुलरली हेल्ड। ठीक है, ये पहला क्या हो गया, की पॉइंट।
अभी उसके बाद सिंस 1992 इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड। अभी दूसरा पॉइंट क्या हो गया, कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड मतलब कंपलसरी। अभी क्या हो गया, बाद में उसको कंपलसरी कर दिया कि कंपलसरी जो इलेक्शन है वो होनी चाहिए। उसके बाद बिफोर 1992 लोकल बॉडीज डिड नॉट हैव एनी पावर्स। अभी यहाँ पे ये नेक्स्ट हो गया, डिड नॉट हैव एनी पावर्स मतलब 1992 के पहले जो लोकल गवर्नेंस होती थी उनके पास कोई पावर नहीं होता था। और आफ्टर दैट क्या हो गया, आफ्टर 92 द स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू शेयर सम पावर्स। ये क्या हो गया दूसरा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कितने की पॉइंट्स बनाए, 4 की पॉइंट्स बनाए, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अभी ये 4 की पॉइंट्स याद करने के बाद आपको ये पूरा क्वेश्चन याद ये जो आंसर है पूरा याद हो जाएगा। आपको वापस से पूरा ऐसा रट्टा मारने की जरूरत नहीं। ये 4 की पॉइंट्स आपने क्वेश्चन देख लिए, 4 की पॉइंट्स देख लिए, आपका फटाक से आंसर तैयार हो जाता है। कम टाइम में आप क्या कर पाते हो, रिवाइज ज्यादा कर पाते हो, ठीक है। अभी दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लिस्ट अ फ्यू एग्जांपल्स ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। अभी कुछ एग्जांपल दिखाना है कि एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के क्या क्या एग्जांपल्स है। पहले तो एयर पोल्यूशन हैज इंक्रीज ड्यू टू द एमिशन स्मोक। अभी ये क्या हो गया, ये पहला हो गया, ठीक है, ये पहला की पॉइंट हो गया। देयर इज एन इंक्रीज इन द वाटर पोल्यूशन ड्यू टू द शॉप एंड स्मॉल फैक्ट्रीज, ठीक है। अभी ये दूसरा की पॉइंट हो गया कि जो पोल्यूशन है किसकी वजह से हो रहा है, शॉप्स और लोकल फैक्ट्रीज की वजह से। थर्ड क्या है, देयर इज नॉइज पोल्यूशन ड्यू टू द यूज ऑफ लाउड स्पीकर्स। लाउड स्पीकर्स की वजह से क्या हो रहा है, नॉइज पोल्यूशन हो रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया, ठीक है। उसके बाद ये जो ब्लो हॉर्न्स है ये भी उसमें ऐड कर सकते हो आप। पीपल थ्रो गार्बेज व्हेनेवर दे वांट, परहैप्स देयर इज नो प्रोविजन फॉर डस्टबिन्स इन द स्ट्रीट। अभी यहाँ पे गार्बेज को अंडरलाइन की पॉइंट बना सकते हो और डस्टबिन को की पॉइंट बना सकते हो, ठीक है। सम पीपल यूरिनेट इन द ओपन ऑन द रोड साइड ड्यू टू द लैक ऑफ पब्लिक कन्वीनियंस। मतलब कुछ लोग जो है वो यूरिनेट भी कर देते हैं। तो अभी इसके कितने की पॉइंट्स हो गए, 3, यहाँ पे 4 और ये 5। ऐसे 5 की पॉइंट्स आप ये क्वेश्चन के बन गए। मतलब आपको पूरा आंसर रट्टा करने की जरूरत नहीं, आप बस ये की पॉइंट्स आपने पढ़ लिए तो पूरा आपका जो आंसर है वो बन जाता है, ठीक है। तो ऐसे हर क्वेश्चन का आपको क्या करना है, हर एक क्वेश्चन के आपको की पॉइंट्स बनाने हैं और वो की पॉइंट्स का अलग से आपको लिस्ट बनाना है। ये की पॉइंट्स होने के बाद आपको लास्ट में जो रिवीजन होगा, ये की पॉइंट्स आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे। और आपके जो क्वेश्चन आंसर्स जो चेक होने वाले, जो एग्जामिनर आपके क्वेश्चन आंसर्स को चेक करेगा वो की पॉइंट्स ही देखने वाला है, ठीक है। तो आप जो है वो की पॉइंट्स को लेके आपके खुद के वर्ड्स में आंसर लिख सकते हो, जिससे आपको भी हेल्प हो जाएगी, रिवीजन भी फास्ट हो जाएगी, ठीक है। और जो लास्ट जो है, मैंने लास्ट पॉइंट क्या लिखा है कि आपको जो की पॉइंट्स है, आपको ये आपके प्रिपरेशन में अगर एक चैप्टर आपने पूरा पढ़ लिया, एक चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन है उसके अगर आपने अलग से की पॉइंट्स बना लिए, एक जो पेपर है अलग पेपर पे लेके हर एक क्वेश्चन का अलग से की पॉइंट आपने लिख लिया और लास्ट में आपको क्या करना है, बस वो की पॉइंट को ही रिवाइज करना है, ठीक है। अभी नेक्स्ट बात करते हैं इसकी जो पेपर राइटिंग है, आंसर राइटिंग कैसे होना चाहिए। आपको जो पेपर लिखना है एग्जाम में वो पेपर कैसे लिखना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है, यह पेपर शुड बी नीट एंड क्लीन। आपका जो पेपर है वो नीट और क्लीन होना चाहिए, ठीक है। मतलब पेपर जो है साफ सुथरा दिखना चाहिए, ऐसा नहीं कि जो पेंसिल है वो पेंसिल से कुछ खराब हो जाए या उसमें आप उसको फोल्ड कर दे, ठीक है। तो पेपर कैसा होना चाहिए, प्रेजेंटेबल लगना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको मार्जिन ड्रॉ करने, मतलब आपके पास अगर पेपर होगा तो ये पेपर से छोटा स्केल लेना है, बड़ा स्केल नहीं, छोटा स्केल लेना, उससे दोनों साइड पे आपको क्या करना है, मार्जिन ड्रॉ करना है, ठीक है। दोनों साइड पे मार्जिन ड्रॉ करोगे तो क्या हो जाता है, ये जो साइड है ये साइड आपको क्या करना, ब्लैंक छोड़ना है, जिससे क्या हो जाएगा कि अगर कुछ पेपर मिस हैंडल हो जाता है, ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर आंसर कोई लिखा हुआ है तो ये आंसर खराब ना हो जाए, ठीक है। तो इसलिए दोनों साइड में क्या करना है, मार्जिन लगाना है। उसके बाद अगर आप कोई आंसर गलत लिख देते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे कुछ आंसर लिख दिया, ठीक है, ये पूरा आपका आंसर 1 हो गया और ये आंसर पूरा गलत हो गया, तो आपको क्या करना है, उसको पूरा खराब नहीं करना है, बस एक लाइन मारना है जिससे कि पता चले एग्जामिनर को ये कि आंसर गलत हो चुका है, ठीक है। ज्यादा पेपर को खराब नहीं करना है। आफ्टर फिनिशिंग वन क्वेश्चन लिव 2 लाइन्स, ठीक है। अभी अगर आपने ये आंसर 1 लिख दिया है, ठीक है, एक आंसर 1 लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, आंसर 1 हो गया, ये आंसर 1 यहां तक खत्म हो गया। अभी दूसरा आंसर जब आपको लिखना है तो 2 लाइन आपको छोड़ना है, ठीक है, 2 लाइन छोड़ना है, फिर 2 लाइन छोड़ने के बाद ही आपको नया आंसर स्टार्ट करना है, ठीक है। फॉर 5 मार्कर एंड 3 मार्कर राइट 1 आंसर ऑन 1 पेज। मतलब अभी जो 5 मार्कर के क्वेश्चन होते हैं या 3 मार्कर के जो क्वेश्चन होते हैं तो एक पेज पे एक ही आंसर लिखना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अभी यहाँ पे 5 मार्कर का मैंने आंसर लिख दिया, ठीक है, ये 5 मार्कर का यहाँ पे मैं आंसर लिख रहा हूं, 5 मार्कर। अभी ये जो आंसर है ये यहाँ पे मैंने पूरा पेज यूज कर लिया। अभी दूसरा पेज भी है, दूसरा पेज मैंने बस हाफ तक यूटिलाइज कर लिया, मतलब ये आधा पेज हुआ। तो ये जो आंसर 1 है ये 2 पेज खत्म होने के बाद अगर यहाँ पे हाफ भी लिखा है तो ये पेज को ब्लैंक छोड़ देना, नेक्स्ट पेज से आपको क्या करना है, नया क्वेश्चन स्टार्ट करना है।
तो ये प्रैक्टिस जो है क्या करना है, एक आंसर जो है अगर ये पूरा एक पेज भर गया, दूसरा पेज भी अगर आधा भी भरा तो ये आधा स्पेस जो है वो ब्लैंक छोड़ देना, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पेपर पे लिखने का। कौन से क्वेश्चंस के लिए करना है, 5 मार्कर और 3 मार्कर्स के लिए करना है, ठीक है। तो जिससे कि जो आपका जो आंसर आपने जो लिखा है वो एप्रोप्रिएट लगे, अच्छा लगे, प्रेजेंटेबल लगे, एग्जामिनर को चेकिंग करने के लिए तकलीफ भी ना हो, ठीक है। उसके बाद व्हाइल राइटिंग डेफिनेशन लीव अ लाइन। अभी आप अगर कोई क्वेश्चन आंसर ऐसा लिख रहे हो कि जिसमें डेफिनेशन है, ठीक है, पहले आप इंट्रोडक्शन लिखते हो, ठीक है, इंट्रोडक्शन के बाद फिर ये इंट्रोडक्शन आपने पूरा लिख लिया, उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपको डेफिनेशन लिखना है, मतलब डेफिनेशन क्लियरली प्रॉपर नजर आनी चाहिए एक गैप छोड़ के, ठीक है, फिर वापस एक लाइन छोड़ के आगे का जो आंसर होता है वो आपको कंटिन्यू करना है। तो डेफिनेशन के लिए स्पेसेस छोड़ना है, ऊपर भी एक लाइन छोड़ देना, नीचे भी एक लाइन छोड़ना है, जिससे कि आपकी डेफिनेशन प्रॉपरली दिखे। फॉर अ डिफरेंस बिटवीन क्वेश्चन मेक अ प्रॉपर टेबल। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जिसमें डिफरेंस बिटवीन आपको लिखना है, तो प्रॉपर आपने क्या करना है, टेबल बनाना है, स्केल लेके पेंसिल लेके अच्छा प्रॉपर टेबल बनाना है, ठीक है, डिवाइड करना है उसको और इसके हिसाब से लिखना है, मतलब जो पेपर जो चेक करने वाला एग्जामिनर जो होगा वो अच्छी से चेक कर पाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, अभी जितने भी 3 मार्कर क्वेश्चन होते हैं या 5 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्कर क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, 4 से 6 पॉइंट कंपलसरी लिखना ही लिखना है, ठीक है। आपके जो डाउट्स होते हैं कि आपके मार्क्स नहीं मिलते, टीचर्स मार्क्स नहीं देता कि आप के जो पॉइंट्स है वो अप्रोप्रिएट नहीं है या पॉइंट ज्यादा लिखने चाहिए, तो 3 मार्कर्स के लिए कंपलसरी आपको क्या करना है, 4 से 6 पॉइंट लिखना ही लिखना है। 5 मार्कर के लिए 6 to 8 पॉइंट्स आपको लिखना है। और आपका जो आंसर है वो पैराग्राफ में कभी नहीं होना चाहिए, आपका जो आंसर है वो पॉइंट्स में ही होना चाहिए कंपलसरी, ठीक है, पॉइंट्स में होना चाहिए, पैराग्राफ में नहीं लिखना है। अगर पैराग्राफ में लिखोगे तो एग्जामिनर शायद आपका आंसर चेक ही ना करे, ठीक है। तो उनके पास बहुत सारे पेपर्स होते हैं, उनको पेपर बहुत सारे चेक करने होते हैं, ठीक है, टाइम कम होता है, तो उसके हिसाब से वो क्या करते हैं, जो पॉइंट्स में लिखे होते हैं उनको ज्यादा मार्क्स देते हैं, और जो पैराग्राफ में लिखे रहते हैं जिसमें उनको पढ़ने के लिए तकलीफ हो जाती है तो उसमें वो मार्क्स काट लेते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, आपको क्या करना है, आप जितने भी अंडर कीवर्ड्स उसमें लिख रहे हो, जो मैंने बताया आपको कीवर्ड्स आपको कंपलसरी लिखना है, तो कीवर्ड्स को आपको अंडरलाइन करना है, पेंसिल से अंडरलाइन करो, आपके पेन से अंडरलाइन करो, पर वो हाईलाइट होना चाहिए, ठीक है। जो आपका आंसर लिख रहे हो जितने भी कीवर्ड्स है वो हाईलाइट होने चाहिए, जिससे कि जो एग्जामिनर है वो कीवर्ड्स देख के आपका पेपर इजीली चेक कर पाए, ठीक है। जितना कम तकलीफ आप एग्जामिनर को देंगे उतना ज्यादा मार्क्स वो आपको देगा, ठीक है, ये फिलोसॉफी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, अभी आप ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है जिसमें इलॉबरेट और जस्टिफाई लिखना है, ठीक है, ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें एक सेंटेंस आ जाता है और उसके आगे बस जस्टिफाई लिख के आ जाता है या इलॉबरेट लिख के आ जाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस ये क्वेश्चंस के लिए नहीं, पर अगर एसएसटी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आपको सॉल्व करते नहीं आ रहा है, ठीक है, या आपको ऐसा लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि पहले देखना है कि वो जो क्वेश्चन पूछा है वो कौन से चैप्टर से पूछा है, वो कौन से चैप्टर से पूछने के बाद फिर कौन से टॉपिक से आया है। अभी जो भी टॉपिक के बारे में, जो भी चैप्टर के बारे में आपको लिखते आता है वो आंसर में भर देना, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन आपको अगर नहीं लिखते आ रहा है, ठीक है, तो आप वो क्वेश्चन छोड़े मत, ठीक है, वो क्वेश्चन को आप लिखना है, क्वेश्चन को आपको आगे जो भी आपको पता है वो टॉपिक के बारे में, वो टॉपिक से रिलेटेड आपको सब लिखना है, ठीक है। मतलब एटलीस्ट एग्जामिनर आपको 1-2 मार्क्स दे देगा, 0 मार्क्स से अच्छा है आपको 1-2 मार्क्स मिल जाए, ठीक है। अभी ये क्वेश्चंस होने के बाद, ये सारी चीजें, ये पेपर प्रेजेंटेशन होने के बाद आपको अभी क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको मैं एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ठीक है। अभी जनवरी, यहाँ जब भी आप कोई भी ये जो वीडियो है आज से अगर देख रहे हो वो टाइम से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। अभी जनवरी, मैंने 8 जनवरी को वीडियो बनाया, तो 8 जनवरी से आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। 8 जनवरी से 5 फरवरी तक, ठीक है, 17 फरवरी को आपको कौन सा पेपर है, संस्कृत का पेपर है, ठीक है, संस्कृत का पेपर है 17 फरवरी को। जनवरी से 5 फरवरी तक आपको क्या करना है, ये पूरा जो बुक लिस्ट मैंने जो बताया, ठीक है, ये फॉलो करना है, ठीक है। आप वन शॉट वीडियोस आपको देखना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करना है, ठीक है, सैंपल पेपर्स करना है, ठीक है, जितने भी ओसवाल या कोई पब्लिकेशन का बुक है आपके पास वो क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। ये सारी स्ट्रेटेजी या कीवर्ड्स वगैरह बनाना, ये सारी स्ट्रेटेजी आपको जनवरी से 5 फरवरी तक ही करना है, ठीक है। जब से आप वीडियो देख रहे हैं 5 फरवरी तक करना है, मतलब यहाँ पे आपकी क्या हो जाएगी, एक रिविजन हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे 1 रिविजन हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 5 फरवरी से 17 फरवरी तक, ठीक है, जितना भी ये टाइम बचता है इसमें आपको बस रिवीजन पे फोकस करना है। जो भी कीवर्ड्स आपने लिखे, जो भी आंसर्स बनाए, जो भी नोट्स आपने खुद प्रिपेयर किए हैं, ये सारे नोट्स को क्या करना है, बस रिवाइज करने का काम करना है, ठीक है। अभी 5 फरवरी के बाद आप वापस वीडियो देखने मत लग जाना, ठीक है। आप वापस क्वेश्चन, जो कोई नई शुरुआत आपको अगर करनी है तो वो मत करना। जो भी आपको आ रहा है उसका रिवीजन आपको लास्ट मोमेंट पे
करना है। ठीक है, अभी जो टाइम मैनेजमेंट है, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। ठीक है, पूरा जो प्रिपरेशन है, जैसे जनवरी से लेके जो 5 फरवरी तक है, उसको सब्जेक्ट्स को डिवाइड कैसे करना है। ठीक है, ये जो टाइम है, टाइम मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, वो मैं थोड़ा सा हल्का सा बता देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे सब लोगों के पास 24 आवर्स है, 24 घंटे सबके पास है। ये 24 आवर्स को अपने को 3 सेक्शन में डिवाइड करना है, 8, 8 और 8। ठीक है, अब ये जो 24 आवर्स है, ये इसको मैंने 3 इसमें डिवाइड कर दिया, 8, 8 और 8। ठीक है, 8 घंटे, 8 3 24 होता है। 8 घंटे आप सो सकते हो, स्लीप। ठीक है, 8 घंटे सो लो। फिर उसके बाद आपके अगर 2 घंटा कोई क्लास है, 2 घंटा क्लास कर लो, 2 आवर्स क्लास हो गया। ठीक है, अभी यहाँ पे 2 आवर्स क्लास होने के बाद भी कितना टाइम बचा है, 6 आवर्स बचे। ठीक है, अभी 6 आवर्स में भी आपके अगर दिन में 2 घंटे जो है वो डिनर और लंच के लिए जा रहे हैं, तो वो जाने दो। ठीक है, लंच एंड डिनर। डिनर होने के बाद अभी लास्ट में कितने बचते हैं आपके पास, 8 में से 6, 7, 8। ठीक है, 6 आवर्स बचे, 6 से 2 4 आवर्स बचे। ठीक है, अभी 8 और 4 आवर्स, 8 आवर्स प्लस 4 आवर्स, आपके पास कितने आवर्स बचे, 12 घंटे आपको दिन के मिल रहे हैं। मतलब आपने 8 घंटे सो भी लिया, ठीक है, 2 घंटे क्लास भी चले गए। ठीक है, 2 घंटा आपने खाना खा लिया, नाश्ता कर लिया, लंच कर लिया, डिनर कर लिया, सब टाइम पास हो गया, तो इसमें आपको फिर भी 12 आवर्स आपको मिल रहे हैं दिन के। ठीक है, तो आप जो है ये 12 आवर्स को और बढ़ा भी सकते हो, खाना खाने में टाइम वेस्ट कम कर सकते हो। ठीक है, 6 घंटे सो सकते हो 8 घंटे के बदले। ठीक है, तो ये 12 आवर्स जो है ये एक क्या हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा। मिनिमम आपको 12 घंटे पढ़ना ही है। ठीक है, बस 45 डेज बचे हैं, आप इतने कम टाइम में आपको जो एग्जाम है वो क्रैक करना है, तो आप तो इतना मेहनत कर ही सकते हो। ठीक है, अभी यहाँ पे टाइम का बता दिया मैंने, 12 आवर्स करना है। ठीक है, अभी ये 12 आवर्स जो है, ये 12 आवर्स में आपको एसएसटी का पढ़ाई कितना करना है। ठीक है, जो एसएसटी है, ये एसएसटी का पढ़ाई कितना करना है वो मैं बता देता हूँ। अभी एसएसटी में आपको मैंने पहले बताया था, जो फर्स्ट रिवीजन है वो जनवरी से 5 फरवरी तक होनी चाहिए, मतलब फर्स्ट रिवीजन यहाँ पे हो जाएगी आपकी। ठीक है, पहले आपके जो 2 प्री बोर्ड्स है वो हो गए, अभी ये आपकी जो रिवीजन होगी ये भी और बेटर हो जाएगी। अभी यहाँ पे जो जनवरी है, फॉर एग्जाम्पल अगर 8 तारीख को मैंने वीडियो बनाया, ठीक है, 8 तारीख से आपको अगर फॉलो करना है। ठीक है, अभी 8 तारीख से आपको काम कैसे करना है। ठीक है, पहले लास्ट इसमें देखा कि आप अपने पास दिन में कितने 12 आवर्स है पढ़ाई करने के लिए। ठीक है, 8 घंटे सो भी लिया आप, जो बाकी आपका जो एक्स्ट्रा काम जो है क्लास करना है, ठीक है, कुछ टाइम पास करना है, तो उसमें सब माइनस करने के बाद भी आपके पास कितने टाइम बचे, 12 घंटे बचे। ठीक है, अभी ये 12 घंटे में आप एटलीस्ट जो है इसको कितने सेक्शन में बांट सकते हो, 3 सेक्शन में, 4, 4 और 4। ठीक है, 4 आवर्स 4 आवर्स 4 आवर्स में बांट लो। ठीक है, अभी ये जो 4 आवर्स है, ठीक है, अभी मॉर्निंग का आप जब भी पढ़ाई करते हो, ठीक है, मॉर्निंग का पढ़ाई में कभी भी आपने कौन सा सब्जेक्ट उठाना है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट उठाना है। मैथ्स कर सकते हो, फिजिक्स कर सकते हो। अगर मॉर्निंग में आप कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करते हो तो आपका जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, जो लिखने का जो काम होता है या सॉल्व करने का काम होता है उसमें दिमाग ज्यादा लगता है। रीडिंग करने में आदमी एटलीस्ट सो भी जाता है, पर जो सॉल्व करने का काम होता है उसमें आदमी सो नहीं पाता। तो आप अगर मॉर्निंग में मैथ्स या प्रैक्टिकल कोई भी सब्जेक्ट कर रहे हो तो इससे क्या होता है, आपका ब्रेन जो है वो एक्टिव हो जाता है, तो दिन जो है, दिन भर का जो पढ़ाई है वो आपका अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूंगा, आप अगर मॉर्निंग का आपका पढ़ाई का अगर स्लॉट होगा तो मॉर्निंग के पढ़ाई के स्लॉट में आप कंपलसरी मैथ्स या कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रखें, फिर उसके बाद आप थ्योरी सब्जेक्ट पे आ सकते हैं। ठीक है, तो अभी इसमें एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, 4 घंटे के 3 स्लॉट है, 4, 4 और 4। अभी 3 घंटे होने के बाद अगर फॉर एग्जांपल इस पहले मॉर्निंग का जो 4 घंटे का स्लॉट है वो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए हो गया, मतलब मैथ्स या कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उसके लिए हो गया। फिर उसके बाद जो 4 घंटे होगा, ठीक है, ये 4 घंटे में आपको क्या करना है, 2 थियरी सब्जेक्ट उठाने, कोई भी। ठीक है, क्या करना है, 2 थियरी सब्जेक्ट उठाने। एक दिन में 2 से ज्यादा थियरी सब्जेक्ट नहीं उठाना, क्योंकि बाद में ब्रेन जो है वो कंफ्यूज हो जाता है। अगर आप एक दिन में 2 से ज्यादा थियरी सब्जेक्ट कर रहे हो तो आपका जो जितना भी आपने गेन किया, जितना भी पढ़ाई आपने किया है वो ब्रेन में जाके मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो मिनिमम क्या होना चाहिए, मिनिमम 2 थियरी सब्जेक्ट आपको उठानी चाहिए, जिससे आपको अच्छे से उसकी पढ़ाई भी हो और वो रिवाइज भी हो जाए। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बस एसएसटी के बारे में बात करने वाले। तो अगर 4 घंटे आप एसएसटी कर रहे हो, ठीक है, 4 घंटे एसएसटी कर रहे हो, तो एसएसटी में आपको क्या करना है, अभी पहले जनवरी टू 5 फरवरी तक, मतलब फर्स्ट रिवीजन की यहाँ पे बात हो रही है, तो जो जनवरी है टू 5 फरवरी पे आपको क्या करना है, पहले एक टॉपिक अगर आपने ले लिया, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर 1 ले लिया, ठीक है, हिस्ट्री का चैप्टर 1 ले लिया, दैट इज नेशनलिज्म इन यूरोप। अभी ये नेशनलिज्म इन यूरोप का अगर आपने चैप्टर उठाया तो सबसे पहले आपको उसका 1 शॉट वीडियो देखना है। 1 शॉट वीडियो देखने के बाद, ठीक है, आपको क्या करना है, जो उस पब्लिकेशन में जो क्वेश्चन आंसर है, जो पहले से आपने कुछ रिवाइज करके रखे होंगे, वो आपको रिवाइज करना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। ठीक है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होने के बाद जो पीवाईक्यूज है, ये आपको पीवाईक्यूज देखने हैं। ठीक है, उसकी भी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। आपको ये देखना है कि जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन में पूछा क्या गया है और आंसर में लिखना क्या है।
ठीक है। आपका बहुत बार एग्जाम में प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि जो क्वेश्चन में पूछा होता है उसका कुछ उल्टा ही आप एग्जाम में लिख के आते हो, ठीक है। तो आपको ये ओक्सफोर्ड पब्लिकेशन या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से क्या देखना है कि जो क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पूछा है उसमें लिखना क्या है। अभी यहाँ पे नेक्स्ट है सैंपल पेपर। आपका जो सैंपल पेपर सीबीएसई जो रिलीज करता है, ये सैंपल पेपर भी आपको एक बार देखना है। इसके बाद जो रिवीजन होगी, आपको रिवीजन किसकी करना है, की पॉइंट्स की। जो मैंने आपको बताया था कि हर एक क्वेश्चन का आपको क्या करना है, ये जनवरी टू 5 फरवरी तक ही ये की पॉइंट्स निकालने का काम करना है, ठीक है। इसके बाद जो है की पॉइंट्स बस आपको क्या करना है, रिवाइज करना होगा। जितने भी की पॉइंट्स का जो काम है आपको क्या करना है, ये फर्स्ट रिवीजन में आप कर सकते हो। लास्ट मूवमेंट पे की पॉइंट्स निकालने का काम मत करना, क्योंकि वो हेवी बर्डन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये एक स्ट्रैटेजी होगी जनवरी से 5 फरवरी तक, ठीक है। अभी उसके बाद जो स्ट्रैटेजी है, ये लास्ट मूवमेंट की स्ट्रैटेजी है, मतलब 5 फरवरी टू 19 फरवरी। अभी 5 फरवरी से 19 फरवरी तक आपको क्या करना है, ठीक है। अभी संस्कृत का बहुत सारे लोगों का संस्कृत का पेपर नहीं होगा, ठीक है। संस्कृत का पेपर नहीं होगा तो आपको एक्स्ट्रा डेज है, तो 19 तक मैंने काउंट कर लिया, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स उनका संस्कृत नहीं होता, ठीक है। तो अभी 19 तक के है, तो इसमें क्या करना है, आपको सेम स्ट्रैटेजी करना है, पर यहाँ पे बस आपको वर्ड बदल देना है, आपको बस रिवाइज करना है, ठीक है। कोई वीडियो नहीं देखना, कोई आपको एनसीईआरटी नहीं पढ़ना। आपको क्या करना है, बस जो नोट्स आपने निकाले हैं, जो क्वेश्चंस आपने, जो की पॉइंट्स आपने जो निकाले, उसको बस बार बार आपको रिवाइज करना है। मतलब हर चीज का रिवीजन, जो नोट्स है उसका रिवीजन, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस यहाँ पे करना है, और जो की वर्ड्स है उसका रिवीजन आपको करना है, ठीक है। अभी यहाँ पे 19 तक, अभी 19 को क्या है, आपका संस्कृत का पेपर है, ठीक है। यहाँ पे 19 को संस्कृत का पेपर आप लोग देख सकते हो, और सीधा 21 फरवरी को क्या है, 19 को संस्कृत का पेपर है, 21 को हिंदी का पेपर है, ठीक है। अभी हिंदी के बाद बहुत सारे डेज आपको मिल जाते हैं, 22, 23, 24, 25, 26। इंग्लिश के पढ़ाई में ज्यादा से ज्यादा एक दिन पढ़ाई करोगे, 2 दिन करोगे, तो आपका जो हिंदी का पेपर यहाँ पे जो खत्म हो रहा है, ये 2 दिन में आप एसएसटी का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इंग्लिश में जो है, ये इंग्लिश का पेपर के बाद जो साइंस है, ये साइंस के 26 फरवरी से 2 मार्च तक पूरा टाइम आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो ये इंग्लिश से पहले जो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा एसएसटी का रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। जो आपकी जो की पॉइंट्स है उसको रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि जो एसएसटी जो सब्जेक्ट है वो रिवीजन मांगता है, रिवीजन तो होनी चाहिए, तभी आपको एग्जाम में याद आएगा। और लास्ट में जो है ये 7 को क्या है, आपका एसएसटी का पेपर है। अभी साइंस में एसएसटी का, साइंस 2 तारीख को खत्म हो जाता है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाता है, एक हाफ डे मिल जाता है, ठीक है। हाफ डे में आप सो लोगे, 1 घंटा सो लो, 2 घंटा सो लो, पर ये जो दिन है ये वेस्ट नहीं करना है आपको, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, साइंस एग्जाम देने के एग्जाम से आने के बाद आप 1 घंटा सो लो, 2 घंटा सो लो, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आप जो है स्टार्टिंग में इजी सब्जेक्ट उठा सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, इजी कोई भी टॉपिक्स जो है वो उठा सकते हो। इजी टॉपिक्स करने के बाद ये जो हाफ डे जो बचा है उसमें इजी टॉपिक कर लो, ठीक है। अभी जो 3 तारीख जो आएगी, 3 मार्च की यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, 3 तारीख को आपको क्या करना है, 3 तारीख को आपको जितने भी हमने डिफिकल्ट सब्जेक्ट की जो लिस्ट बनाई थी, ठीक है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट, इजी सब्जेक्ट, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट की जो लिस्ट बनाई थी उसका आपने रिवीजन यहाँ पे 3 तारीख से स्टार्ट करना है, ठीक है। अभी जो जनवरी का जो पहला रिवीजन का जो टाइम है, जनवरी टू 5 फरवरी, उसमें आप डिफिकल्ट सब्जेक्ट पहले उठा सकते हो या इजी उठा सकते हो आपके हिसाब से, ठीक है। पर यहाँ पे जो लास्ट मूवमेंट होता है, ये लास्ट मूवमेंट में आपको क्या करना है, जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट आपको पहले उठाना है। क्यों? क्योंकि डिफिकल्ट सब्जेक्ट करते करते आपको अगर टेंशन भी आ गया तो भी आपके सामने बहुत सारे दिन हो जाते हैं, मतलब आपको एक पीस ऑफ माइंड मिल जाता है कि चलो यार आगे का दिन है, मैं उसमें पढ़ाई कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले डिफिकल्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट कर लिया, डिफिकल्ट जो टॉपिक्स है, ये डिफिकल्ट टॉपिक्स आपको पहले खत्म करना है, उसका रिवीजन करना है, जो की पॉइंट्स है उसको रिवाइज करना है, और फिर लास्ट तक आते आते आपको बस इजी टॉपिक्स करना है, ठीक है। अभी ये 6 तारीख जो है, ये 6 तारीख में आपको क्या करना है, ये 6 तारीख को आपको बस आपका जो बुक है वो रीड करना है, ठीक है। जो 6 तारीख है, ये 6 तारीख में आप वापस पढ़ाई मत करें, ठीक है। बाकी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, बस एक गो थ्रू जो रीडिंग होती है, बस बुक को देखना है, रीड करते करते जाना है, ठीक है। वापस पढ़ाई या रिवाइज करने की या रट्टा मारने की लास्ट मूवमेंट पे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा जो है, ये 7 पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पेपर देंगे। 7 पे ये अपना सब्जेक्ट एग्जाम खत्म हो जाएगा। प्रॉपरली आपको अच्छे ध्यान लगा के आंसर लिखना है, ज्यादा से ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है, कंसंट्रेशन आपका लूज नहीं होना चाहिए, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आपने ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है, क्योंकि आप जितना ज्यादा हाइपर हो जाओगे लास्ट मोमेंट पे, उतना ज्यादा आपने जितना पढ़ाई किया है वो भूलते चले जाओगे, ठीक है। तो ऐसे जो है आपको ये स्ट्रैटेजी मैंने दिया है, ये स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। ऑल द बेस्ट।